हेलो गाइस, उड़ान कोचिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं देवांश गौतम। आज पुनः मैं प्रैक्टिस सेट के साथ आया हूँ गाइस। मिसलेनियस टाइप से सारे हमारे क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्ज़ाम में देखे जा रहे हैं। अभी के पैटर्न से लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। साथ ही आपके जो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सभी में ये क्वेश्चन कॉमन देखे जा रहे हैं। तो गाइस सभी अभी रेलवे को देखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को मैं पुनः लाया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल क्वेश्चन एडवांस से भी कई देखने को मिलते हैं। तो गाइज आज हमारा जो मुख्य रूप से जो प्रश्न होंगे वो एडवांस के होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि समअष्टभुज के किसी एक अंतःकोण व उसके बाह्य कोण से अनुपात क्या होगा। गाइज कल भी मैंने आपको बता रखा था कि बाह्य कोण प्लस अंतःकोण, बाह्य कोण प्लस अंतःकोण का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। आई होप कि ये बात आपको पहले भी पता होगा। यानी मैं ये कह दूँ एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। वैसे इन्हीं का वो क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। लेकिन हमें ना तो एक्सटीरियर एंगल पता है, ना ही एक्सटीरियर, ना ही इंटीरियर, नहीं ना बाह्य कोण का पता है हमें, ना अंतः कोण का। तो एक चीज़ हमें इसमें दे रखा है, बोला समअष्टभुज। क्या बोला रखा है हमें, समअष्टभुज। तो जब आपको समअष्टभुज बोले तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि समअष्टभुज का मतलब होता है जिसमें 8 भुजाएं होती हैं। तो गाइस आपको पता है कि मैंने कल आपको ये एक बता रखा था कि टोटल बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। और जब भी आपको चाहे वर्टेक्स दिया हो, चाहे भुजा दिया हो, चाहे एंगल दिया हो, एक दिया हो, तो आप टोटल कोण से इसका भाग कर देंगे तो एक एंगल आपको मिल जाएगा। समअष्ट दिया है गाइस, तो 8 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 8 को 32 और 4 हुआ 8 पंचे 40, यानी एक कितने डिग्री हो गया, 45 का। यानी गाइस ये आपको पता हो गया कि आपका बाह्य कोण एक कितने का है, 45 का है। जैसा कि मैंने कहा कि बाह्य कोण 45 है प्लस अंतःकोण आपको निकालना है, अंतःकोण आपको निकालना है और इन दोनों का सम 180 होता है। तो यहाँ से आप अंतःकोण निकाल सकते हैं कि अंतःकोण इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 में 45 आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 135। और इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रखा है, कह रहा है 135 और आप 45 का हमें रेशियो बताइए। बोल रहे हैं ना गाइस, बोल रहा अंतःकोण एवं बाह्य कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सॉरी, थोड़ा सा इसको आगे पीछे लिख लेंगे क्योंकि ये बाह्य कोण है आपका, याद रखेंगे 360 में 8 का जब मैंने भाग किया तो ये बाह्य कोण निकला, अंतःकोण नहीं गए। तो बाह्य कोण 45 है, तो पहले अंतः बोला है तो अंतःकोण हमने लिख दिया 135, और बाह्य कोण बोला है तो बाद में लिख दिया मैंने 45। इस बात का ध्यान रखेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, 3 बचा, 5 7 जा 25 से 35, 5 से इसको करेंगे 9 टाइम, 9 1 जा 9, 9 3 जा, यानी गाइस कितना रेशियो आ जाएगा, 3:1। आई होप कि ये बात एकदम से आपकी अब क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार का, कहता है कि एक समअष्टभुज का प्रत्येक कोण 120 डिग्री का है तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। वह सेम प्रश्न है, इसमें कोई अंतर नहीं है जो अभी मैंने बताया। और इस प्रश्न में कह रहे हैं कि समअष्टभुज का प्रत्येक कोण, इस बार हमें एंगल दे रखा है और भुजाएं पूछ रखा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि टोटल बाह्य एंगल कितना होता है, 360 और 120 दे रखा गाइस, एक एंगल दे रखा है, टोटल होता है 360। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमें किसकी संख्या मिल जाएगी, भुजाओं की संख्या मिल जाएगी।
तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो अब सी ए हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3। तो कितनी भुजाएं वाले होंगे गाइस, यानी भुजा कितनी होगी इसकी, टोटल 3 होगी। आई होप कि ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं और इस प्रश्न को समझिए गाइस। इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है और इस डाटा को मैंने मेंशन नहीं किया, तो आइए पहले मैं इस डाटा को मेंशन कर देता हूँ कि इसमें क्या दिया था। बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक मिनट गाइस, थोड़ा सा। सो गाइस आपको मैं कुछ पॉइंट दे रखा था इसका, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे कि ये आपका P है, ये पॉइंट P है और ये आपका, मैं इसको मान लेता हूँ कि ये आपका क्या है, B है और ये आपका A है, ये आपका गाइस C है और ये आपका D है। साथ ही मैं कहता हूँ ये 9 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है और मैं कहता हूँ कि ये आपका 7 सेंटीमीटर है, यानी जो PD है आपका 7 सेंटीमीटर है, PC आपका 9 सेंटीमीटर है और आपका CA ये आपका A है गाइस, ये कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि BD की वैल्यू क्या होगी, यानी BD की लेंथ क्या होगी। इस प्रकार का प्रश्न बहुत पूछा जाता है और ये आपके ज्योमेट्री से सवाल है। तो ये प्रश्न कई बार मैंने देखा, चाहे व्यापम का एग्ज़ाम हो या चाहे मध्य प्रदेश व्यापम कोई भी एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न जरूर देता है गाइस ये। साथ ही ये प्रश्न SSC और रेलवे में बहुत देखे जा रहे हैं। तो आइए इस प्रश्न का एक बहुत आसान तरीका है लगाने का कि आप क्या करो कि इसका इससे इंटू करा दो गाइस। यानी मैं कहता हूँ कि PA इंटू PB करें, ओ सॉरी PC, PA इंटू PC इक्वल्स टू ये जो आपका होगा PB इंटू PD के इक्वल होगा। आई होप कि ये फार्मूला आपको याद रखना होगा कि PA इंटू PC इक्वल होगा PB इंटू PD के। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट कर देना है। PA कितना है, P से लेकर A तक, यानी आपको ध्यान रखना है कि जो सॉरी फिर से रेस हो गया गाइस आपका, फिर से एक बार नोट कर लेंगे। ये P है आपका, ये A है, ये आपका B है, ये C है और ये आपका D है। ये 9 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये X है और आपका ये जो गिवन है ये 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि मैंने फार्मूला आपको लिखा ही दिया हूँ कि उसी फार्मूले में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके अपने आंसर दे देने हैं। तो मैंने कहा कि PA यानी PA इंटू PC इक्वल्स टू PB इंटू PD। इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। आइए मैं इधर सॉल्व किए दे रहा हूँ। P से A तो 9 ये है और ये आपका 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू, फिर इसी तरह इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस एक्स इंटू ये आपका कितना हो जाएगा 7। आई होप ये प्रश्न को बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। इस 7 को मैं इससे डिवाइड करा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा, इसमें यहाँ लिखे दे रहा हूँ आपको कि 9 2 18 इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा आपका 7 प्लस एक्स। 7 इधर माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देगा। तो ये BD की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगा। आई होप कि बात एकदम से आपकी क्लियर होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं और जो आपका अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है। कहता है कि एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाए। वैसे पहले बात तो आपको ये समझने की बात होगी कि आयत होता किस तरह है। तो ये आपका आयत है, ये क्या है आपका आयत है, ये L होती है और ये क्या होते हैं B, यानी लंबाई और चौड़ाई। कहते हैं आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाए
और समान क्षेत्रफल रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा। या जिस प्रश्न को समझिए पहले आप कि लंबाई को कितना बढ़ा रहा है 60%। 60% के फ्रैक्शन किया जाए तो कितना बनेगा, 2/20 20 63 20 25 और 3/5 बनेगा। आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्लियर होगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये लेंथ है, तो पहले एक्चुअल में लेंथ कितनी रही होगी 5, अब 3 वो बढ़ गई तो अब लेंथ कितनी हो गई 8। आगे कहता है क्षेत्रफल के लिए कोई बदलाव नहीं करना है। गाइस जो पहले क्षेत्रफल था आज भी वही क्षेत्रफल रखना है मुझे, मतलब ये लेंथ है, अब ये लेंथ हो गई, तो ब्रेथ पहले जो भी रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन क्षेत्रफल एक और एक ही रहना चाहिए। क्षेत्रफल में कोई बदलाव हमें नहीं करना है, यानी क्षेत्रफल पहले भी एक है तो आज भी एक है। यानी इसको एक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 1/8 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1/5 से गुणा करना पड़ेगा। यानी मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले हमारी जो ब्रेथ थी 1/5 थी, तो अब कितनी हो गई 1/8 हो गई। तभी तो ये क्षेत्रफल पहले भी इतना था आज भी इतना है। क्या आप बात समझ पाए, ये लेंथ है ये ब्रेथ है तो इंटू क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई कोस टू क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू क्षेत्रफल, दोनों का सेम है। अब कहता है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी किया। पहले चौड़ाई कितनी थी गाइस 1/5, अब कितनी हो गई 1/8। तो अब इसको आप देखिए कितना कम हुआ, दोनों कैल्शियम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 40 में हो जाएगा। ये 8 - 5 / 40, यानी ये कितना हो जाएगा 3/40, 3/40 आ गया। तो कहता कितने प्रतिशत, तो इतना कम करना पड़ेगा, इतना हमें कम करना पड़ेगा। और एक मिनट गाइस, तो गाइस मैंने क्या कहा, थोड़ा सा रेस हो गया गाइस, ध्यान, मैंने क्या लिखा था कि 60% मतलब 3/5, यानी पहले 5 था तो अब 8 हो गया लेंथ, और इसने कहा कि क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं करना है, यानी 1 पे रहना है। तो ब्रेथ 1/5 होगा तभी एरिया इतना आएगा, और साथ ही ये लंबाई अब हो गई तो इतना ही क्षेत्रफल लेना चाहिए, तो अब इसका भी ब्रेथ कितना करना पड़ेगा 1/8, जैसा मैंने पहले कहा। फिर इसके बाद गाइस मैंने कहा कि पहले ये ब्रेथ थी अब ये हो गई तो कितने कमी हो गई, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट गाइस आ जाएगा 3/40, जैसा कि मैं पहले कर चुका हूँ। अब इतना हमारा कमी हो गई, किस पे हो गई, इस ब्रेथ से, यानी ओरिजिनल हमारी ब्रेथ कितनी 1/5। यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 15/40, और आपसे परसेंट पूछ रखा गाइस, तो 15/40 इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 75 / 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 37 2 बाई, यहाँ लिखे दे रहा हूँ गाइस, इसको सॉल्व करेंगे यानी 75 / 2 हल करेंगे सॉल्व, तो कितना आ जाएगा 37/1/2%, यानी 37/1/2, यानी 37.5% इसका कमी हो जाएगी ब्रेथ में। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और जो अगला प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार का है और अच्छा सा प्रश्न है। कहता है एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 3:5 है, मैदान का परिमाप इतना मीटर है, तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको बोला है कि मैदान कैसा आयताकार, मैदान का जो परिमाप होता है यानी पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2 × L+B होता है, और इसकी वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। आसान है प्रश्न, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 8, और 8 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, यानी 16 यूनिट की वैल्यू आपको 80 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। आई होप कि ये बात एकदम से आपको
क्लियर हो गई होगी। यानी 16 की 80 तो एक यूनिट की वैल्यू 5। क्या बात समझ पाए गाइस? यानी 16 की 80 तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 5। अब बोला है, अब क्या बोला है, तो बोला है कि मैदान की लंबाई क्या होगी। तो लेंथ क्या है 5 है, तो एक यूनिट के 5, तो 5 की 5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा गाइस 25। तो ये आसान प्रश्न था। आई होप कि ये बिल्कुल आप सबको समझ आ गया होगा। तो राइट आंसर योर 25। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और जो आपका अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार का है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है गाइस। कहता है दो घनों के विकर्ण का अनुपात इतना है। दो घन है, घन आप समझते होंगे क्यूब, यानी इस प्रकार से हमारे दो घन होते हैं गाइस। आपने देखा होगा बहुत अच्छे से, ये एक घन हो गया और एक ये आपका घन हो गया। ये दो घन हो गए आपके, और इन घनों के विकर्णों का अनुपात दे रखा है। कहता है कि घनों का अनुपात इतना है। तो गाइस एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। यानी a√3 1 एंड a√3 2। तो a1√3 2 और a2√3 का आपको रेशियो दे रखा है। आप ऐसे समझें कि घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है a√3 होता है अपॉन a√3। मैं ऐसा मान लूँ ये a1 है और ये a2 है, और इनका अनुपात दे रखा है इस कितना 4/3। ये रेशियो दे रखा। कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। गाइस एक बात बताइए, यदि ये इसके इक्वल है तो मैं ए की वैल्यू पूछूं आपसे कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे? यानी आप बोलेंगे ए इक्वल्स टू होगा 4/√3। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी क्या? ऐसा मैं मान लूँ कि आपको समझ आ गया, यानी ये ए है। साथ ही मैं a2 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 3/√3 होगा। यानी a1 और a2 की वैल्यू आपको पता हो गई 4√3 एंड 3√3। साथ ही उसने मुझसे क्या कहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात किया। तो गैस आपको पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आपको बिल्कुल पता है 4a²। क्या होता है 4a²। 4a² ए किसका भी होगा और 4a² इसका भी होगा। यानी कहने का मतलब ए की वैल्यू आपको गिवन है, 4 से 4 कैंसिल ही हो जाएगा अल्टीमेट। तो इसका स्क्वायर कर देना है आपको और इसका स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा गाइज 16/3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/3 आएगा। यानी 3 से 3 अल्टीमेट कट ही आपका कट ही जाएंगे ये और दोनों, तो कितना आ जाएगा रेशियो 16:9। आई होप कि ये बात एकदम आपको क्लियर हो गई होगी। यानी दोनों दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा 16:9 आ जाएगा। आई होप कि ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि दो घन हैं, तो आपको घन के विकर्ण दे रखा है। तो ए जैसा कि मैंने कहा कि a√3 होता है घन का विकर्ण, जबकि ये रेशियो में कितना दे रखा है 4। तो मैं कहूँ a की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे 4/√3। साथ ही मैं दूसरे की बात करूँ, ये फर्स्ट वाला है, फिर इसका a√3 होगा, तो इसको आप बोलेंगे 3 के बराबर होगा। तो मैं कहूँगा a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 3/√3। मैंने कहा कि अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4a² होता है, और उसका भी 4a ही स्क्वायर होगा। तो चूँकि रेशियो पूछ रखा है तो ये तो बिल्कुल ही रेशनलाइज हो जाएंगे अपने आप। यानी a² एंड a² निकालना होगा। ये a1 का है, ये a2 का है, और a1 ये है आपका, और a2 ये है, तो यानी इनका स्क्वायर कर देना था आपको, और स्क्वायर कर देते तो आपका आंसर आ जाता 16:9। आई होप कि ये बात एकदम आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है गाइस। ये बेलन शंकु और अर्धगोले से संबंधित प्रश्न है। कहता है कि यदि किसी शंकु, बेलन व अर्धगोले की ऊंचाई समान है। मैं तीनों का एक फिगर बनाता हूँ। ये आपका शंकु हो गया, ये आपका बेलन हो गया,
और ये आपका अर्धगोला हो गया गाइस। कहता है इनकी ऊंचाई समान है, यानी ये इसकी हाइट हो गई, इसकी हाइट ये हो गई और इसकी हाइट ये हो गई। यानी आपको ये समझना होगा कि इनकी हाइट क्या है, समान है। यानी यदि ये h है तो ये भी h है और ये भी h है। कहते हैं इनकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा गाइस, इसकी त्रिज्या ये होगी, इसकी त्रिज्या ये होगी और इसकी त्रिज्या ये होगी। इसकी h और त्रिज्या सेम ही होती है गोले की, तो त्रिज्या इसकी 2 है, इसकी 3 है और इसकी 1 है। कहते हैं इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गाइस बस आपको इनके आयतन का फार्मूला बस याद रहेगा तो आप लगा ले जाएंगे। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। साथ ही यदि बेलन का आयतन का सूत्र पूछा जाए तो क्या बताएंगे इस पाई r स्क्वायर इंटू एच। और अर्धगोले के बेलन का सूत्र क्या होगा, अर्धगोले की आयतन का सूत्र क्या होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है गाइस, 4/3। तो अर्ध का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। क्या आप बात समझ पाए। अब देखिए चूँकि तीनों की हाइट सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये r क्यूब की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये हमारा r स्क्वायर इंटू एच है। आई होप कि ये बात क्लियर होगी, क्योंकि r क्यूब इसलिए होता है क्योंकि इसकी h और r सेम होती है। अब देखिए ये h, ये h, ये h, ये r स्क्वायर, ये r स्क्वायर, ये r स्क्वायर, क्लियर हो गया। पाई से पाई पाई, कोई डाउट है गाइस। हाँ एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया गाइस। हाँ अब समझिए, ये इन सभी में फार्मूले मान रख सकते हैं। तो आप पाई से पाई तो कैंसिल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। और इसको आप भी एच से एस काट सकते हैं, लेकिन आर नहीं काटना गाइस, क्योंकि आर दे रखा है। तो 1/3 आर मतलब इसका 2 दूनी 4, यानी 4/3 इसका बनेगा, 4/3 बनेगा। रेशियो इसका कितना बन जाएगा, 3 3 9 बन जाएगा। और इसका कितना बनेगा, 2/3 इंटू आर स्क्वायर का एक ही है तो 1 बनेगा। यानी इसका अल्टीमेट रेशियो निकालेंगे तो कितना है गाइस, 3, यानी ये बन जाएगा 4:27:2। तो ये इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा गाइस। आई होप कि आप समझ गए होंगे और इसका आंसर भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर गाइस, कोई डाउट? यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है गाइस, कह रहा है कि अंडर रूट, ये कुछ सवाल इस प्रकार लिखा है, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ कि यदि x इक्वल्स टू अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 289 है, तो इनका सलूशन क्या होगा, यानी x किसके बराबर होगा, ये आपको निकालना था। ऐसा कुछ प्रश्न दिया है। ये बहुत ही आसान प्रश्न गाइस, आपको कुछ नहीं करना था, इसमें सिंपल सा रूट निकाल के आप आंसर ला सकते थे। तो 280 किसका होता है गाइस, आपको पता है, तो ये किसका होता है, 79 का होता है, 17 का होता है। और इन दोनों का सम कितना होगा, तो आप इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये यहाँ से निकल आएगा अल्टीमेट, तो कितना आएगा 17, यानी यहाँ से ये प्लस हो जाएगा। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ गाइस कि ये जब इसका रूट निकलेगा तो ये क्या बने जाएगा, ये आपका 17 बन जाएगा। अब जब 17 और 8 प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यदि ये पूरा सॉल्व होकर 25 आएगा तो मैं ये कह सकता हूँ गाइस कि जब 25 आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, 25 का रूट निकालेंगे। तो जब ये रूट 25 और ये आपस में ऐड होके क्या बनेंगे, 16 बनेंगे। ये दोनों ऐड हो क्या बनेंगे, 16, और पूरे का रूट 16 है तो इसका कितना आ जाएगा, 4। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। आसान सा क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था रूट वाले। तो आई होप कि ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं तो इनको भी आप सॉल्व करके जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न गाइस कह रहा है, और ये भी कुछ इस प्रकार लिखा है कि √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस कहाँ तक आपका जा रहा है, इन्फिनाइट तक। तो बोलता है कि बताइए इसका सलूशन क्या होगा। गाइस इसका ये मैं एक ट्रिक आपको समझाता हूँ और बड़ा आसान से क्वेश्चन हो जाएगा ये। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले तो आप एक चीज़ चेक करने की ज़रूरत है, क्या ये प्लस है कि माइनस है। यदि ये प्लस वाला है तो फिर आपको कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका इस प्रकार का गुणनखंड कीजिए कि वो एक दूसरे के प्राइम नंबर होना चाहिए। यानी इन दोनों को जब हम गुणनखंड करेंगे प्राइम नंबर के रूप में तो कितना आएगा गाइस, ये आपका आ जाएगा 4 और 5। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, आई होप, ऐसा मैं मान लूँगा आपको, क्योंकि इन दोनों को फैक्टर करेंगे तो ये प्राइम नंबर में हो गया। 4 पंचे 20। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो बस आपको क्या करना है, इसका 2 फैक्टर करना है और इस प्रकार करना है कि दोनों प्राइम होने चाहिए। और जब यदि यहाँ प्लस का हो साइन तो आपको क्या कर देना है, बड़ी वाली संख्या ले लेना है और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात एकदम आपकी अब क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और जो अगला प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार है और बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि x - 1/x इक्वल्स टू कितना है, 5। तो कह रहा है x⁻² प्लस 1/x⁻² की वैल्यू कितनी हो जाएगी। गाइस इस प्रश्न का एक ट्रिकी भी है, और ट्रिक क्या है कि जब भी ऐसे सवाल आए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको एक काम करना है ये कि ये जो आपको दे रखा है इसका स्क्वायर कर दो गाइस। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यदि यहाँ ये माइनस है तो यहाँ +2 कर दो, तो जो भी हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और यदि यहाँ प्लस होता और प्लस ही पूछता तो यहाँ -2 करते। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा यही आपका आंसर होगा, एकदम परफेक्ट, कोई रॉन्ग नहीं, 100% एक्यूरेसी के साथ। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है और बहुत अच्छा प्रश्न भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है गाइस। कहता है कि बिंदुओं, आपको पता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस के तौर पर चलते हैं, ये एक्स होता है, एक्स डैश होता है, ये बाई होता है और ये क्या होता है, बाई डैश होता है। बोलता है ये पहला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा बाई का होता है, ये एक्स का होता है, दूसरा बाई का होता है। आइए इनको हम प्रेजेंट करते हैं। एक्स का 8 है, सपोज दैट मैं यहाँ मान लेता हूँ एक्स। बाई का 0 तो यहीं होगा, बाई का 0। फिर कहता है एक्स का 0 तो एक्स का 0 यहीं होगा, बाई का क्या होगा 6 तो बाई का 6 कुछ यहाँ होगा। और कहते हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी गाइस वो हमसे दूरी, डिस्टेंस मतलब क्या निकलवा रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी निकलवा रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी निकलवा रहा है। तो जब भी दो इस प्रकार के हों और इनके फार्म डिस्टेंस निकालने के लिए आए तो गाइस कुछ नहीं करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूला लगा देना है आपको कि d = होता है, मैं d यानी डिस्टेंस मानता हूँ, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो x2 क्या है, x2 आपका 0 है और -x1 क्या है, 8 है। तो 0 में 8 करेंगे तो 8 ही आएगा गाइस, और 8 का स्क्वायर होगा प्लस इसी तरह इसको y2 - y1 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 में 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो गाइस 64 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, वो भी दोनों किस पे रहेंगे, रूट पे। और इन दोनों का सम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, √100। और रूट ओवर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 10। यानी इनके और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितने की होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10। अब गाइस मीटर में है, सेंटीमीटर में, जो भी होगा उस समय यूनिट दिया रहेगा तो यूनिट लिख देंगे, नहीं दिया रहेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है गाइस। और ट्रिग्नोमेट्री का पहला अच्छा प्रश्न है, बोल रहा है tan थीटा = 4/3 है। तो आपसे कह रहा है कि 1 - sin थीटा अपान 1 + sin थीटा की वैल्यू बताइए।
बड़ा आसान प्रश्न है। आपको पता है कि tan थीटा दे रखा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल आप बना सकते हैं। यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। लंबा आपको 4 दे रखा, आधार 3 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 5। आसान हो गया, ट्रिपलेट चलता है। अब बस इसको सॉल्व करना था आपको। तो 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी आप लिख सकते हैं 4/5। 1 प्लस फिर साइन थीटा है, फिर आप लिखेंगे 4/5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 में से 4 घट जाएगा तो 1/5 ऊपर से आ जाएगा। सेम यहाँ से 5 4 9, 9/5 आ जाएगा, यहाँ से 9/5 आ जाएगा। आई होप कि ये बात एकदम क्लियर हो गई। आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ गाइस, ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो मैं ऐसे डायरेक्ट कह सकता हूँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे। आई होप क्लियर होगा, ना होगा तो मैं अभी फिर से इसको करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में हो जाएंगे तो 5 × 9 हो जाएंगे, 5 × 9, तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 1/9। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/9। राइट आंसर 1/9। आई होप क्लियर हो गया। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है गाइस। कहता है कि साइन 2a बराबर cos 3a। यदि साइन 2a जो है तो cos 3a के बराबर है, तो कहता है a की वैल्यू क्या होगी। ऐसे एक बात याद रखें, साइन 2a cos 3a के तभी बराबर हो सकता है जब इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। आई होप कि मेरी बात आप समझ पा रहे हो, यानी 2a प्लस 3a का जब सम 90 डिग्री होगा तभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों सम कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, और 5a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90। तो मैं इसको डिवाइड करा सकता हूँ गाइस, तो कितना आ जाएगा 5 से 5 1 जा 5, 5 8 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो राइट आंसर योर 18। आई होप कि ये भी बात आपकी एकदम से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस से है गाइस। हाइट एंड डिस्टेंस से है, तो ये कैसा प्रश्न है, कह रहा है कि 50√3 ऊंचे किसी खंभे से इसके आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से खंभे का शीर्ष का उन्नयन कोण बताइए। यानी एक मैं फिगर बनाता हूँ इस प्रकार, ये हो गया आपका, ये खंभा हो गया। कहता है खंभे के इसके आधार से 50 मीटर की दूरी पर, ये 50 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण, किसी खंभे का शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी ये आपसे पूछ रहा है थीटा की वैल्यू, और कहता है खंभे की ऊंचाई 50√3 है। अब बहुत आसान है गाइस, ये भी दिया है, ये भी दिया है, और ये आपका 90 डिग्री है, ये न्यून कोण थीटा है। तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा होता है। आसान हो गया, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 50√3/50 इक्वल्स टू tan थीटा। 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि tan थीटा इक्वल्स टू √3। यानी tan के किस डिग्री पे √3 होता है, यानी किस डिग्री पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए tan 60 डिग्री पे होता है। कितना होता है tan 60 डिग्री पे। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई tan 60, यानी जो उन्नयन कोण होगा, शीर्ष कोण होगा, कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। आई होप क्लियर होगा। अगला प्रश्न, तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। और आप इसी वीडियो को देखें, बार बार रिपीट करें, यदि ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट।